नमस्कार, N1 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। बिलासपुर जिले में एक रैली को संबोधित किया, कई उद्घाटन किए, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के चुनावी अभियान का बिगुल भी बजा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा मिशन रिपीट का नारा दे रही है, एक ऐसा नारा जिसे अब तक हिमाचल प्रदेश की आवाम ने स्वीकार नहीं किया है। कभी भी सत्ता पर आसीन दल को यहाँ के मतदाता ने दोबारा सत्ता नहीं सौंपी है। नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्या पार्टी के लिए इस हकीकत को लेकर आएगा? इसी सवाल को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम द डायलॉग में। और इस एपिसोड में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन सिंह, जो कि धर्मपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ रंजू एरी डडवाल, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहले मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। मंडी में पिछली बार वो नहीं आ पाए, हालांकि वर्चुअली उन्होंने लोगों को संबोधित किया। तो कितना बड़ा वो एसेट जो है अपनी पार्टी के लिए साबित होने वाले हैं? मनमोहन जी, पहले आपसे मैं बात करूँगा इस विषय में। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री के दौरे की बात है तो निश्चित तौर पे हिमाचल एक ऐसी स्टेट है कि जहां वो ये चाहेंगे कि मिशन रिपीट हो। चाहे स्टेट छोटी है और 4 ही मेंबर पार्लियामेंट हैं यहाँ से लोकसभा के, जी। और तो इसलिए, लेकिन इसका महत्व बहुत है। अगर बीजेपी यहाँ रिपीट करती है तो एक बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है थ्रू आउट द कंट्री, ये यहाँ सक्सेसफुल रहे हैं। और उसके लिए बीजेपी की एक जो बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है इनकी, हमेशा ही करते हैं कि ये चाहे छोटी स्टेट हो, बड़ी स्टेट हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, उसको पूरी ताकत से लड़ते हैं और उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी। तो प्रधानमंत्री के आने का, जो उनके व्यक्तित्व का, वो असर तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही है चुनाव पे। लेकिन अब वो कितना पड़ेगा, क्या होगा, इसके बारे में फिलहाल कोई बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इसको लिया है, और अभी कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, खैर वो भी करेंगे अपना कुछ ना कुछ। लेकिन फिलहाल जो है, मुख्य प्रधानमंत्री का आना जो है उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। मनमोहन जी, मैं आपकी एक्चुअली आवाज़ मुझे पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, कुछ हल्का सा उसमें ब्लरिंग टाइप का आ रहा है। मैं देखता हूँ टेक्निकल उसमें कोई दिक्कत है। मीनवाइल मैं रंजू जी से भी यही सवाल पूछता हूँ। रंजू जी, प्रधानमंत्री कितना बड़ा एसेट जो है वो पार्टी के लिए साबित होने वाले हैं, खासतौर पर जिस तरह से बीजेपी मिशन रिपीट की बात कर रही है कि दोबारा पहली बार इस तरह होगा कि हिमाचल में एक पार्टी लगातार 2 टर्म्स में आए। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, और वो भी मोदी के करिश्मे के साथ? मैं मनमोहन जी से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन छोटा हो बड़ा हो, उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलती है ये। मतलब जी। हमने कुछ साउथ में स्टेट्स में देखा है कि लोकल इलेक्शंस भी जो है वो बीजेपी ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली लड़े, ताकि और कुछ नहीं तो बीजेपी की वहाँ प्रेजेंस बन सके। हिमाचल में ऑलरेडी प्रेजेंस है और गुजरात में भी है। तो बीजेपी का जो इन स्टेट्स में जहाँ पे लोकल लीडरशिप ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बीजेपी की स्ट्रेटजी ये रहती है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को बहुत पावरफुल चेहरा बना के पेश किया जाए और उसकी एक्सेप्टेंस भी हो। तो हिमाचल में तो बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा अब नहीं है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह वो पीछे मंडी में अपने ही इलेक्शंस हारे हैं लोकसभा के, तो उनको एक बड़ा चेहरा पूरी स्टेट में शायद वो बीजेपी नहीं बना पाएगी, या वो खुद भी नहीं बन पाए। मंडी में सीमित होकर रह गए, इवन बीइंग अ चीफ मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री के चेहरे को पिछले इलेक्शंस की तरह इस बार फिर एक बहुत बड़ा चेहरा और एक्सेप्टेबल चेहरा बना के प्रोजेक्ट करने की जो बीजेपी की रणनीति है, उस पर वो चल पड़े हैं। अभी 2 रैलियां हुई हैं, पीछे मंडी में हुई तो वो वर्चुअली हुई, दूसरी ये रैली हुई है, और इसके बाद एक और शायद रैली प्रधानमंत्री की प्लान्ड है। और जो मेरी सोर्सेज हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शंस एक रैली अपर शिमला में भी प्रधानमंत्री की करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अपर शिमला में भी बीजेपी को फुटहोल्ड चाहिए नरेंद्र बरागटा के बाद। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री की जो लगातार बार बार छोटे छोटे अंतराल में जो दौरे कराए जाएंगे, वो मुझे लगता है बीजेपी को फायदा जरूर देंगे। लेकिन वही बात है कि अभी तो इलेक्शंस अनाउंस भी नहीं हुए, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मनमोहन जी, आपने रंजू जी की बात सुनी।
जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्थानीय नेता इस समय नहीं रह गया, तो मजबूरी है उनकी कि वो मोदी के सहारे के ऊपर चुनाव लड़ें। आपको लगता है कि जयराम ठाकुर हल्के नेता हैं, या इससे पहले धूमल साहब रहे हैं, या और भी नेता हैं, जेपी नड्डा भी वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको लगता है कि ये इतना मादा नहीं रखते कि अपने बल के ऊपर चुनाव जिता सकें, तो सिर्फ मोदी का ही सहारा रहने वाला है? ऐसा है ना, अब जहां बीजेपी के शांता कुमार जी और धूमल जैसे कद्दावर लीडर रहे हों, जिनकी की एक्सेप्टेंस हर जगह हो, जो एक पहचान हो जिनकी पूरी, अब वो स्थिति तो अभी नहीं है इनकी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री और कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग कि जिससे उनको कोई नुकसान हो। कम से कम पर्सनैलिटी का तो नुकसान नहीं हो चाहेंगे कि हो। बाकी और बड़े मुद्दे हैं जिन पे चुनाव में होगा, लेकिन कम से कम जो पर्सनैलिटी है, एक चेहरा है, वो फिर प्रधानमंत्री का उसको वो कैश कर रहे हैं। बिल्कुल रंजू ने ठीक कहा है कि वो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसका फायदा जितना उठा सकेंगे उसको उठाएंगे। अब उसका कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जो भी होगा भाई, तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। जी बिल्कुल। अब हम जो प्रधानमंत्री का कल का दौरा है उसके बारे में मुझे लगता है थोड़ी सी हमें बात करनी चाहिए। कल काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐलान प्रधानमंत्री और कई इम्पोर्टेंट उद्घाटन करके गए, ख़ासतौर पर जो एम्स मैं समझता हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हिमाचल प्रदेश के लिए, और उसका उद्घाटन हुआ है। तो रंजू, मैं आपके पास आऊँगा कि एम्स को आप कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं, ख़ासतौर पर हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाओं को देखा जाए, ख़ासतौर पर जो टर्शरी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे नहीं। हिमाचल से बहुत सारे लोग जो हैं वो चंडीगढ़, अभी भी पीजीआई में हिमाचल से बहुत सारी दुनिया आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी जो है एक सौगात है ये एम्स हिमाचल निवासियों के लिए? एम्स सर्टेनली हिमाचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल में शिमला के जो स्नोडन है, जिसे अब हम इंदिरा गांधी हॉस्पिटल कहते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बन रहा है। और इस एम्स का फायदा सिर्फ बिलासपुर में नहीं है। बिलासपुर जो जिला है वो अपने आप में एक ऐसी जगह पे जो है, बिलासपुर जिला जो प्लेसमेंट है, जो प्लेस है इस बिलासपुर जिला की, उसके साथ शिमला ही नहीं लगता है, उसके साथ बहुत सारे एरियाज, मंडी नज़दीक पड़ जाता है, मनाली है, मनाली के साथ लगते हैं ट्राइबल एरियाज हैं, चंबा है। तो ये कनेक्टिविटी जो है ना एम्स की, जो बिलासपुर में जो चुना गया है, एम्स को जो जगह चुनी गई, वो उसकी कनेक्टिविटी पूरे हिमाचल के साथ बहुत है। मतलब जो लोग शिमला नहीं पहुंच पाते हैं, वो हिमाचल के दूसरे पार्ट से उनके लिए बिलासपुर पहुंचना ईजी है। तो इसका मेडिकली तो फायदा है ही है, चिकित्सीय क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ही है। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल बहुत एडवांटेज देगा। दूसरा, जगत प्रकाश नड्डा के इलाके में ये एम्स खोला गया है। अगर पॉलिटिकली अगर इस पे नजर डाली जाए तो जगत प्रकाश नड्डा, हालांकि वो अब बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, सेंटर में मंत्री भी रह चुके हैं और स्टेट में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो एक इमेज स्टेट में शांता कुमार जी की थी, या जो धूमल का एक इम्पैक्ट था, या वीरभद्र सिंह का कह लीजिए, वो नड्डा का इम्पैक्ट नहीं बन पाया। तो अब नड्डा जो है वो मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थिति में वो स्टेट इलेक्शंस में या स्टेट पॉलिटिक्स में वापस आना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त उनका स्टेचर जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो नड्डा को अपना जो पॉलिटिकल जो उनका ग्राउंड है, वहाँ पर अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट लाना ही पड़ता। अदरवाइज जब शांता कुमार मुख्यमंत्री थे तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट पालमपुर के लिए प्लान हुआ था, वो बाद में पूरा नहीं हो पाया, दैट इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन क्योंकि नड्डा को अपनी जमीन भी बचा के रखनी है और इस पूरे एरिया में एम्स का एक पॉलिटिकल महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रधानमंत्री का आना और इसका उद्घाटन, पहले आके इसकी अनाउंसमेंट करना, शायद दिसंबर की रैली में अनाउंसमेंट करना। हालांकि काम जो है वो इसका उससे पहले शुरू हो गया था, बजट में वो उससे पहले आ गया था, लेकिन दिसंबर 21 की रैली में प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं और आज उसका उद्घाटन करके जाते हैं। तो वो एक पॉलिटिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट है हिमाचल के लिए, स्पेशली जो एरियाज बिलासपुर के साथ लगते हैं, या आप लोअर हिमाचल कह सकते हैं, उसमें इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। मनमोहन जी, आपको क्या लगता है कि क्या एम्स वोट दिलवाएगा भारतीय जनता पार्टी को? ये एक वोट कैचिंग इसको भी कहा जा सकता है,
या आपको नहीं लगता कि आजकल लोग विकास के नाम पर वोट करते हैं? नहीं, ये दोनों ही बातें हैं। और जहां तक एम्स की बात है, अभी अभी तो शुरू हुआ है, उद्घाटन हुआ है। जी अब इसका प्रैक्टिकली कितना फायदा लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है, कितनी वहाँ स्टाफ इनका आता है, डॉक्टर्स कितने आते हैं, बाकी फैसिलिटीज क्या क्या उसमें हैं, जी और तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, खैर बहुत कुछ है। लेकिन कम से कम अभी लोगों के दिमाग में ये बात तो है ना कि एम्स बन गया है, हम लोगों को मेडिकल सुविधा जो है वो मिल रही है। और कहने को तो ये है कि जितना पीजीआई में जो सुविधाएं हैं वो यहाँ मिलेंगी, और हिमाचल का कम से कम एक पोर्शन तो इसकी तरफ जाएगा ही, जो इससे फायदा उठाएगा। जी क्योंकि जो सोलन जिला हो गया या ऊना हो गया, दूसरे हो गए, इनके लिए तो पीजीआई ज्यादा नजदीक है बजाय उधर जाने के। लेकिन जैसे अब रंजू ने भी कहा कि वो जो मंडी है बिलासपुर तो है ही, और मनाली ऊपर जो किन्नौर तक उस तरफ के जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और वोटों पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्रेडिट तो इनको जाता ही है जिन्होंने उद्घाटन किया है। अब दूसरी बात जहां तक नड्डा की है, नड्डा के लिए बिल्कुल ठीक है कि उसका वो कद नहीं है, उसका जो कद शांता कुमार वगैरह का था वो कद नहीं है। और उसको अपनी और वो स्टेट पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहेंगे ज्यादा, क्योंकि सेंटर में जो उनको स्टेटस मिला हुआ है वो मेरे ख्याल में स्टेट में तो डाउटफुल है, मिले ना मिले। जी अब मिशन रिपीट ना हुआ तो मुख्यमंत्री भी कैसे बनेंगे, ये है ना। तो इसलिए वो ठीक है, स्ट्रेटेजिकली भी ठीक है इनके लिए, और वैसे लोगों के लिए तो फायदा है ही। जी इसके अलावा राजू, प्रधानमंत्री जो है, मैं मनमोहन जी से भी ये सवाल पूछूंगा। कुल्लू भी गए और दशहरा भी उन्होंने अटेंड किया, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने कुल्लू के दशहरे में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इवेंट है, बहुत ही मशहूर इवेंट है, उसमें किसी प्रधानमंत्री ने शिरकत की हो। तो इसको हम किस एंगल से देख सकते हैं? हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी लोग काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन इनका जो हिंदुत्व से ज़्यादा काफ़ी इनका बदलाव है। ये गुजरात की तरह या यूपी की तरह का हिंदुत्व यहाँ पर नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो विज़िट है, कुल्लू की जो विज़िट है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएगी? कहीं ना कहीं कुछ रिलीजियस एंगल से भी कोई फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा फेस्टिवल में जा रहे हैं। कुल्लू दशहरा का जो है वो हिमाचल में रिलीजियसली तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, जी इसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि महेश्वर सिंह की जो फैमिली है, जो एमपी भी रहे हैं और स्टेट में भी वो शायद विधायक रहे हैं, और उसके बाद वो उन्होंने बीजेपी छोड़ी भी, अपनी पार्टी भी बनाई, उसके बाद वापस लौट के बीजेपी में आए। तो महेश्वर सिंह की जो वो जो राजा के जो परिवार है, उनके जी भाई करण सिंह भी बीजेपी में भी रहे, मंत्री भी रहे, उसके बाद कांग्रेस में गए, फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, छोटी उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये जो एक महेश्वर सिंह की ये जो किंग वाली, जो राजा वाली फैमिली है, इसका रिलीजियस ही नहीं, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है कुल्लू के इलाके में। जी अब क्योंकि महेश्वर सिंह दोबारा बीजेपी के साथ हैं, और प्रधानमंत्री का इस अंतर्राष्ट्रीय फेयर में पहली बार आना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ आकर के किस तरह से उन्होंने हमारे संस्कारों की, हमारे रिलीजन की, हमारी परंपराओं की जो बात की है, वो हिमाचल के जो बेसिकली रिलीजियस माइंडेड लोग हैं, शिव की धरती है, देवभूमि कहा जाता है हिमाचल को। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, तो मुझे लगता है कि वहाँ हिंदुत्व की बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिमाचल में जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन वो हिंदू ही है। और धर्म का वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, मंडी की शिवरात्रि बहुत इम्पोर्टेंट है, कुल्लू का दशहरा बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में ऐसे बहुत से फेयर हैं। उसका चंबा का जो मिंजर है, तो इनमें जो देवताओं की सवारियां आती हैं उसमें बहुत लोग जुड़ते हैं, जी बहुत ज्यादा। तो रिलीजियसली भी उनको इम्पैक्ट, उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा पॉलिटिकल भी पड़ता है। सो प्रधानमंत्री का कुल्लू दशहरे में आना और आकर के वहाँ धर्म की बात करना, परंपराओं की बात करना, मुझे लगता है उस इलाके में काफी बड़ा प्रभाव छोड़ के जरूर जाएगा। मनमोहन जी, आपने रंजू की बात सुनी। धर्म के दृष्टिकोण से भी ये कुल्लू जो प्रधानमंत्री गए हैं उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। हालांकि ये अलग बात है कि हिमाचल में उस तरह की स्थितियां नहीं है जिस तरह की
जिस तरह से हिंदुत्व का इस्तेमाल आप उत्तर प्रदेश में कर सकते हो या कर्नाटक में कर सकते हो या गुजरात में कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्या इसका फ़ायदा यहाँ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा है कि कुल्लू का जो दशहरा है, उसमें प्रधानमंत्री का जाना एक तो इसीलिए हिमाचल वासियों को काफी प्रभावित कर सकता है। देखो जी, कोई प्रधानमंत्री पहली बार आए हैं यहाँ किसी भी दशहरे में, आज तो कोई आए नहीं थे पहले, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा इस बात का लोगों में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ चाहे वो रिलीजन की उस तरह की जो है वो नहीं है वांट, क्योंकि 99% तो हिंदू ही हैं, तो इसलिए। लेकिन जो बाहर की स्टेट में जो हिंदू मुस्लिम या जो भी बात होती है, उसका इम्पैक्ट तो लोगों के दिमाग में पड़ता है। एक तो ये है, दूसरा है कि जो उन्होंने हिमाचली परंपराओं की बात की है सारी की सारी, तो वो नेचुरली यहाँ की लोगों के जो है उसको उनकी भावनाओं को थोड़ा टच करने की कोशिश है। और ओबियसली सबको पता है कि ये चुनाव की वजह से हो रहा है। लोग इस बात को भी जानते हैं कि चुनाव नहीं था तो कब कौन आता था, किसने बात की है। लेकिन ठीक है, अब हर पॉलिटिकल पार्टी है, उनका एक अपना एजेंडा है और उसको अचीव करना है उन्होंने। तो उसके लिए मैंने पहले ही कहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इलेक्शन जीतने के लिए कहीं तक भी जा सकती है। और जैसे रंजू ने कहा कि छोटे छोटे इलेक्शन भी के लिए भी वो बहुत बड़े सीरियसली उस बात को लेते हैं। पंचायत के इलेक्शन हो इवन, उसके लिए भी अपने पूरे मंत्री लग जाएंगे उसके लिए। तो ये उनका क्या अपना चरित्र है, अपना करैक्टर है, तो ठीक है, उसका लोगों पे असर तो पॉजिटिव भी पड़ेगा, कोई नेगेटिव पड़ने वाला तो है नहीं। जी बिल्कुल, बहुत इफ़ेक्टिव इलेक्शन मशीन भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी से सवाल हमारा पैदा होता है, कांग्रेस अब इस परिस्थिति में क्या करने वाली है? प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में है, एक तरह से मिशन रिपीट का नारा उन्होंने दे दिया है। तो रंजू, आपको लगता है कि कांग्रेस, हालांकि उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस अपने अभियान में भारतीय जनता पार्टी का जो ये एग्रेसिव कैंपेन है इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपके साथ जो हमारी चर्चा हुई थी, तो मैंने यही कहा था। हालांकि कांग्रेस ने कैंडिडेट्स पहले अपने इलेक्ट कर, मतलब अपने कैंडिडेट, बहुत से कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं, और थोड़े ही रहे हैं उनके कैंडिडेट्स जो घोषित होने वाले हैं। उनमें से भी काफ़ी सारे तो लगभग तय हैं कि कौन कैंडिडेट्स आने वाले हैं। कांग्रेस में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त वीरभद्र सिंह के बाद कांग्रेस में भी स्टेट में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पूरी स्टेट में एक्सेप्टेबल हो। उनके बहुत पावरफुल लीडर्स हैं, लेकिन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीमित हैं। मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाने के, तो वो जितने भी उनके कार्यक्रम हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष तो ज़रूर बनाया गया है, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पार्टी उनकी कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको हिमाचल कांग्रेस के बारे में कुछ जानना है तो वो सेंटर के, कभी प्रियंका गांधी, कभी राहुल गांधी, या ऐसे किसी लीडर के ट्वीट पढ़ के पता चलेगा कि हिमाचल में क्या हो रहा है। सो हिमाचल में जो वर्चुअल कमान है इस वक्त, वो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस हाई कमान के हाथ में है, और हाई कमान जो है वो पैदल चल रही है। तो वो वही मैं ये हाईकमान जानना चाह रहा था कि हाईकमान की तरफ अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से तो ऐसा कोई प्रयास नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी अपने भी वही कहने यात्रा वाली में बिजी हैं। कि मतलब कांग्रेस हाईकमान तो पैदल चल रही है, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में है। जी लेकिन वो भारत तो तब जुड़ेगा जब कोई स्टेट पावरफुली, जिस स्टेट में आप कम बैक करोगे। और हिमाचल में कम बैक कर सकती है कांग्रेस, प्रोवाइडेड है कि वो भी एक बीजेपी की तरह एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बना के हिमाचल में इलेक्शन लड़े। जिस तरह प्रधानमंत्री के 2-3 दौरे फटा लगातार होने वाले हैं, वो 2 हो चुके हैं, 2 शायद 3 और प्लान्ड हैं। तो इस तरह कांग्रेस की लीडरशिप, और अब अगर खड़गे को अगर वो प्रधान बना देते हैं, तो खड़गे की तो हिमाचल में भाषा ही नहीं समझ आने वाली है लोगों को। तो क्योंकि उनकी हिंदी बहुत ज़्यादा, वो तो मानते हैं कि हिंदी अच्छी है, लेकिन उनकी वो समझ नहीं आने वाली। तो राहुल गांधी का इंतजार जरूर हिमाचल की कांग्रेस लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पद यात्रा से कब फ्री होकर के हिमाचल की ओर देखेंगे, यू डोंट नो। उसके बाद उनके पास गुजरात भी है, तो वो कहाँ कंसंट्रेट करेंगे, गुजरात में करेंगे या हिमाचल में करेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो हिमाचल कांग्रेस इलेक्शन तो वो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत पावरफुली लड़ रहे हैं, सबकी कैंपेन बहुत पीक पे है।
लेकिन किस चेहरे के साथ लड़ेंगे वो हिमाचल में चुनाव, ये सबसे बड़ा सवाल जी है। जी रंजू जी, अभी प्रियंका गांधी की एक रैली जो है वो प्लान्ड है सोलन में, यस। जो कि 10 अक्टूबर को कही जा रही है। प्रियंका गांधी को कितना बड़ा, आप अगर तुलना अगर नरेंद्र मोदी के साथ की जाए तो प्रियंका गांधी को कितना आप प्रभावी समझती हैं? हालांकि प्रियंका गांधी अपने आप को हिमाचल की बेटी कहती हैं और लगभग हर साल में उनके 4-5 चक्कर जो हैं वो हिमाचल के लगते ही हैं, उनका अपना आवास भी है यहाँ पर। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी कोई प्रभाव छोड़ पाएंगी? जो 10 अक्टूबर को सोलन में रैली है वो प्रियंका इंडिपेंडेंट हिमाचल में पहली रैली है, तो अब उन्हें किस तरह का रिस्पांस मिलता है ये तो रैली को देख के ही पता चलेगा कि वो अगर आती हैं और उनको रैली में किस तरह का रिस्पांस मिलता है, या वो हिमाचल के किन मुद्दों को छू के जाती है। उन्होंने घर बनाया है, वो धूमल के टाइम पे उनको सीएलयू की परमिशन मिली। फिलहाल इन दिनों बीजेपी के किसी लीडर को मशोबरा में हेलीपैड पे लैंड करने की परमिशन नहीं मिल रही, लेकिन प्रियंका गांधी को मिल रही है। तो वो एक किस तरह से वो इम्पैक्ट डाल पाती है, क्योंकि किसी भी यूपी के बाद शायद पहली बार हिमाचल में वो इंडिपेंडेंटली कैंपेन करने आ रही है। यूपी में उनकी कैंपेन का क्या असर हुआ था ये सब दिख रहा है, वहाँ वो जो भी नारे उन्होंने दिए, लड़ सकती हूँ। तो अब इस तरह से वो हिमाचल में क्या टच करती हैं, क्या छोड़ के जाती हैं, इसका एनालिसिस तो रैली के बाद ही किया जाएगा। जी मनमोहन जी, आप प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जो है वो एक पॉपुलर फेस और एक वोट कैचिंग फेस जो है वो साबित होंगी हिमाचल प्रदेश में? देखिए, ऐसा है कि ऑपोजिशन की जब बात है तो उसमें प्रियंका गांधी है इनके पास, जिसका चेहरा दिखा सकते हैं। लेकिन जहां तक 10 तारीख की रैली की जो बात है, तो मेरे पास कुछ ऐसी सूचना भी है कि शायद वो रैली ना हो 10 तारीख को। अच्छा। कभी और दिन, कभी और हो सकती है, पर कंफर्म नहीं है। लेकिन इस तरह की मेरे पास आई है कुछ खबर कि वो जी, शायद ना हो। क्या क्या लेकिन कारण सबसे क्या हो बड़ी जो सकता है, बात किस लिए वो? है, नहीं, उनकी कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लेकिन हिमाचल के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन में, वो है एम्प्लॉइज और कर्मचारी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेके बहुत खफा हैं सरकार से, और ओपनली खफा हैं। अब जो एम्स का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, उसमें भी उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम पे चुप्पी साधे रखी है। जी जी, मैं उस पर बीजेपी आने की लगा एक था। समस्या बहुत बड़ी है जी। जी जी जी। बीजेपी की एक समस्या बहुत बड़ी कि हिमाचल में अगर वो करने की कोशिश भी करें ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो 18 स्टेटें और हैं उनके पास। तो जी बीजेपी ऐसा तो नहीं कर सकती अपनी स्टेट में कर दे दूसरी में ना करे। तो उस पे वो चुप्पी साध के, अब वो कितना न्यूट्रलाइज होगा नहीं होगा, या उससे, क्योंकि एम्प्लॉइज तो खफा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एम्प्लॉइज खफा होने का मतलब हिमाचल में होता है भी किसान भी खफा है, क्योंकि हिमाचल वाहिद एक ऐसी स्टेट है हिंदुस्तान में जिसमें किसान और कर्मचारी एक ही हैं। तो सुबह 9 बजे तक खेत में काम करता है, फिर जाके दफ्तर में काम करता है, शाम को आके फिर खेत में काम करता है। तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, बाकी स्टेटों में नहीं है। और हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जहां एम्प्लॉय सरकार को गिराता और बनाता है। जी। तो इसलिए बाकी मुद्दों के साथ कि कौन सी पर्सनैलिटी आएगी, किसका चेहरा होगा, उसके अलावा इन चीजों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, और हालांकि कर्मचारियों को बहुत कुछ दिया है इन्होंने, अभी पीछे वो उसकी डीएड की किस्त भी दे दी, कुछ एरियर भी दिया है। लेकिन फिर भी एक एक है ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कुछ लोगों से बात करते हैं तो बाकी तो बातें कम होती हैं, ये ज्यादा होती है ओल्ड पेंशन स्कीम वाली। तो इसका कितना का असर रहेगा अब एम्प्लॉयज तब तक जब तक इलेक्शन होता है, या केंद्र सरकार क्या करती है, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट के बस की तो नहीं है उसको करना, क्योंकि उनके अधिकार में ही नहीं है। वो होगा तो सेंटर से ही होगा जब होगा। तो उसको अब मान लीजिए उनसे खफा भी हैं लोग, 2 मिनट के लिए मान लिया, तो जाएंगे कहाँ? ये है ना बात। जी अब जी, कांग्रेस के बिल्कुल, पास बहुत तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया। दरअसल मैं इस पे आना ही चाह रहा था, आपने पहले ये बात की रंजू। आपने ये ओपीएस वाला जो मुद्दा सुना, खासतौर पे कर्मचारी, इसमें कोई शक नहीं है कि कर्मचारियों की बहुत बड़ी जो भूमिका रहती है वहाँ चुनाव में, और ये मुद्दा जो है वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, ओपीएस का जो मुद्दा है। और कांग्रेस है
यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी चाहे वो जितनी भी है, वो दोनों इसको लेकर वादा कर रही हैं और प्रधानमंत्री इस पर बिल्कुल चुप रहे, कोई उन्होंने इसको का जिक्र तक नहीं किया। तो ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है, खासतौर पर जो वोटिंग डिसीजन को लेकर ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? हिमाचल में जो है वो जो एम्प्लॉइज हैं, जैसे मनमोहन जी ने कहा है, बनाते भी हैं और गिराते भी हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वोटर है वो एम्प्लॉई है, वो किसान और एम्प्लॉई एक ही है, जिस तरह से मनमोहन जी कह रहे हैं। लेकिन ओपीएस के मुद्दे पे जो अभी जयराम का पीछे एक बयान आया था कि ओपीएस तो सेंटर के सहयोग से मिलेगा, और जी। सेंटर का सहयोग किसको मिलेगा, किसको किसको मिल सकता है, स्टेट में किस गवर्नमेंट को मिल सकता है। तो एक उन्होंने वो कहते हैं ना, एक पैंतरा सा फेंका है। जी। अब वो एम्प्लॉइज में कितना क्लिक करेगा वो तो बात की बात है। लेकिन कांग्रेस पहले से ही प्रॉमिस कर रही है कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे, लेकिन कांग्रेस अगर ओपीएस को बहाल करती है तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? क्या हिमाचल में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है वो, क्योंकि स्टेट के पास पैसा नहीं है, ऑलरेडी डेट है, तो नहीं, पैसा कहाँ वो से बात आएगा? की बात है रंजू। अभी फिलहाल तो क्या है कि वादे का असर कितना रहने वाला है? मुझे लगता है कि इस वक्त एम्प्लॉइज जो है वो हिमाचल सरकार से खफा जरूर है, लेकिन कंफ्यूज्ड है। अगर सेंटर के सहयोग से ओपीएस आना है तो एम्प्लॉइज इस सोच में है कि फिर किसके साथ जाए, जी। क्योंकि वो अगर सेंटर नहीं देना है ओपीएस तो फिर एम्प्लॉइज थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कहाँ से आए। जहाँ तक वो जो वन रैंक वन पेंशन का है, तो उसका क्रेडिट तो ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट ले रही है कि हमने किया, क्योंकि जो वन रैंक वन पेंशन वाला मूवमेंट है वो आपको याद होगा वो हिमाचल से ही शुरू हुआ था। मतलब जब जी। ये वन रैंक वन पेंशन वाली मूवमेंट थी वो हिमाचल से शुरू हुई थी और कांगड़ा के एरिया से शुरू हुई, और वो फिर वो पूरे कंट्री में उसने बहुत बड़ा एक रूप ले लिया था। तो इसी तरह से ओपीएस का भी मुद्दा जो है वो इस वक्त एम्प्लॉइज कंफ्यूज है कि वो इस मुद्दे को लेके सरकार से वो डेफिनेटली खफा है, और अपनी नाराजगी उन्होंने बाई इलेक्शंस में पूरी तरह दिखाई है। जी। मतलब जो 4 वो स्टेट विधानसभा के बाई इलेक्शंस थे और एक लोकसभा का था, जी। उसमें वीरभद्र सिंह की सहमति के साथ साथ एम्प्लॉइज की नाराजगी भी थी, और वो उन इलेक्शंस में अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। ओपीएस के मुद्दे कुछ और, लेकिन उसके बाद उनको डीए वगैरह की कुछ तो डिमांड्स उनकी मानी गई हैं, लेकिन ये ओपीएस का किसी के भी हाथ में, प्रधानमंत्री इसलिए चुप है, जैसे मनमोहन जी ने कहा अगर वो हिमाचल में बोल के जाते तो बीजेपी के 18 और स्टेट्स, उनमें भी उनको लागू करना पड़ता। कांग्रेस की जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है या और पार्टीज के, वो अनाउंस जी। तो कर रहे हैं, लेकिन सेंटर से अभी तक किसी को अप्रूवल नहीं मिल रहा है। जी। तो ये एम्प्लॉइज के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग सा मुद्दा बन गया कि वो ओपीएस को लेके किस पार्टी के साथ जाए। जी, इसमें मैं मनमोहन जी की भी, काफी बड़ा है, मनमोहन जी, तो आपको लगता है कि एम्प्लॉइज कंफ्यूज हैं या बीजेपी की या नाराजगी जो है उनकी वो पक्की नाराजगी है? जनरल ओवरऑल मूड के बारे में आप क्या सोचते हैं कर्मचारियों के हिमाचल के? देखिए, पहली बात तो जो रंजू ने कही है पैसों के बारे में, वो ठीक, वो बिल्कुल सही है कि 70,000 करोड़ के पहले ही कर्जे में है हिमाचल प्रदेश। जी। अब ये जो वादा भी करेंगे तो कैसे करेंगे पूरा। लेकिन मैंने ये देखा कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें जज्बाती बातें ज्यादा आती हैं, लॉजिक्स कम होते हैं। बिल्कुल, तो मैं भी जब यही कह इतने रहा ही बात करते कि जी ये दे नहीं रहे, वो देने की बात कर रहे हैं, इतना ही फर्क है ना। था। कि जी। अगर अगर बीजेपी ने सेंटर की उससे देनी थी तो 5 साल से 4 साल से सरकार है इनकी यहाँ पे, तो केंद्र तो तब भी नहीं का था और तो किसी का था नहीं, तो चाहते तो ले लेते। जी। तो ये बातें सारी अभी इम्प्लाइज वैसे खफा है बहुत ज्यादा, इसमें तो कोई दो है ही नहीं। लेकिन अब वो किस तरह से इसको ये लोग हैंडल करते हैं, कांग्रेस को क्या फायदा उसका मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि कांग्रेस में तो हर दूसरे दिन तो आदमी छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं उनके नेता। जी। तो ये जो एक इंप्रेशन है लोगों पे, ये भी बहुत जबरदस्त इंप्रेशन है कि जी ये तो इनके अपने लीडर ही भागी जा रहे हैं, तो कैसे चलाएंगे। तो इन चीजों को, ये बात सही है कि कांग्रेस ने इस बार थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई है इस मामले में कि टिकट पहले अनाउंस कर दिए, अब उनके पास टाइम है। बाकी अब वो जो आपसी झगड़े झुगड़े होंगे, अब कब तक चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक जो ऊपर से होता है ना डिसिप्लिन, एक लीडरशिप का होता था, जैसे इंदिरा के टाइम में था, पाक के टाइम में था, अब वो तो इनको डर है नहीं, किसी को नहीं, जिसका दिल करता कुछ भी बोल देता है। इवन प्रतिभा सिंह ने उसके अपनी केंद्र जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके खिलाफ बोल दिया। तो ये बातें जो हैं अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा जब तक मैच्योर होंगी, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अभी तो खैर घोषणा ही नहीं हुई, पता नहीं कब होते हैं, कौन सी डेट्स आती हैं। जी, तो बिल्कुल। अब लेकिन तो ये मैनिफेस्टोज आएंगे, मैनिफेस्टोज में जब बात आएगी उसके बाद पक्की बात होगी एक तरह से। उसमें बल्कि होना तो ये चाहिए, मेरा तो एक और इसमें सुझाव है कि जो मैनिफेस्टो है ना,
उसको पार्टी का एफिडेविट मानना चाहिए। जी बिल्कुल। विचार करते हैं, गदर कुछ ही बोल देते हैं, करते कुछ नहीं इसमें से। तो इसलिए अभी हाल पता ही नहीं में अब क्या इलेक्शन होता है। की जो बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है अभी कि आज काफ़ी मुद्दों पे हमने चर्चा कर ली है। हालांकि मनमोहन जी की थोड़ा सा मेरे को आवाज़ सुनने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ आपकी बातें मैं समझता रहा हूँ बहुत क्लैरिटी के साथ। रंजू जी और मनमोहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस द डायलॉग में बस इतना ही। एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलेंगे। इजाज़त, नमस्कार।